विद्यार्थियों के की हिंदी में आपका स्वागत है। यूजीसी नेट हिंदी की परीक्षा के लिए और बीए एमए किसी भी तरह की परीक्षा, यूजी स्कूल की परीक्षा पाठ्यक्रम के लिए भी आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं। विमर्श को समझने के लिए, विचारधारा को समझने के लिए, बाकी तमाम चीज़ों को समझने के लिए अगर आप मेरे चैनल पर आएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी और आप कविता, कहानी, बाकी तमाम विषयों पर अपनी समझ अच्छी कर सकते हैं। हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि, लेखक, पत्रकार, संपादक, क्रांतिकारी, सहयोगी, मित्र, हमारे अग्रज सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन अज्ञे की कविता हरि घास पर क्षण भर प्रवाचित कर रहे थे। ये कविता 1949 में प्रकाशित हुई थी और उससे पहले ही अज्ञे के बहुत सारे कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जैसे बावरा अहेरी जो बहुत प्रसिद्ध कविता है 1954 में, इंद्रधनुष रोंदे हुए ये 1957, अरि ओ करुणामय प्रभामय 59, आंगन के पार द्वार 1961, कितनी नावों में कितनी बार 67, क्यों कि मैं उसे जानता हूँ 1970, पहले मैं सन्नाटा बूझता हूँ, है ना। तो अज्ञे के बहुत सारे संग्रह हैं और सबसे पहला संग्रह है उनका भग्नदूत जो 1933 में आया था, चिंता 42, इतल्यलम 46 में आया था, है ना। तो इस प्रकार से अज्ञे की पहले ख्याति कवि के रूप में ही होती है, लेकिन उस मैंने कहा कि उपन्यासकार भी है, कहानीकार भी है, संपादक भी है, पत्रकार भी है, क्रांतिकारी भी है, सहयोगी और तार सप्तक का संपादक की आपको पता ही है। तो इस लिहाज से मतलब उसका एक दायरा बहुत विस्तृत है और जिस लेखक का दायरा बहुत विस्तृत होता है ना, वो लेखक बहुत सारी चीज़ों में हस्तक्षेप करता हुआ चलता है, अपने समय समाज की तमाम चीज़ों को प्रभावित करते हुए। और अंग्रेजी, मैंने कहा ना, अंग्रेजी साहित्य का उन्हें गहरा ज्ञान था, संस्कृत साहित्य का गहरा ज्ञान था, तो उस लिहाज से आधुनिकता और परंपरा को कह सकते हैं कि वो एक साथ जोड़ने का भी काम कर रहे थे। तो अगर इस लिहाज से हम समझेंगे अज्ञे को, तो अज्ञे बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी जिस कविता की हम बात कर रहे थे, हरि घास पर क्षण पर, इसका बाद में संपादन अशोक वाजपेयी ने 1997 में किया था, जो वाग्देवी प्रकाशन से आया था और उस किताब का नाम है सन्नाटे का छंद। ठीक है, अशोक वाजपेयी जी को आप जानते ही हैं, बड़े कवि, विचारक, चिंतक वो भी हैं और उनकी भी बहुत सारी कविताएं, और वो भी पेशे से आईपीएस ऑफिसर थे, आईएएस ऑफिसर से, तो उन्होंने भी बहुत सारे काम किए और अब तो बहुत काफ़ी सीनियर हो गए हैं, उनकी उम्र भी लगभग 80 से ऊपर पार कर रहे हैं और दिल्ली में रहते हैं और तमाम तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं और कह सकते हैं कि एक तरह से उनका अपना एक संसार है। अब देखिए, हरि घास पर क्षण भर, इस कविता पर हम बातचीत करेंगे। आगे सामान्य से सामान्य विषय पर भी कविता लिख करके किस तरह से पाठकों के बीच छा जाते हैं। देखिए, कविता बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिहाज से भी और आपकी साहित्यिक समझ को बनाने के लिए भी। देखिए, परीक्षाएं पास करना बहुत जरूरी है, लेकिन समझ बनाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनियादारी से अपने आप को जोड़ना और संसार के साथ डीलिंग करना और सीखना भी बहुत जरूरी है। नहीं तो जीवन में असफल और सफल कहाँ होंगे हमें पता ही नहीं चलेगा। इसलिए या तो आपके पास बहुत पावर होना चाहिए, समृद्धि होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, या फिर आपके पास कुछ ऐसा हुनर होना चाहिए कि जिसके दम पर आप अपनी खुद की पहचान बना सके। हमेशा हमें दूसरों की तरफ नहीं ताकना पड़ेगा, अच्छा वो मेरी हेल्प करेगा तो मेरा काम होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, बहुत ही अच्छी कविता है, बहुत ही सिंपल कविता है। आओ बैठे इसी ढाल की इसी की हरी घास पर। हरी घास आप जानते हैं, घास पर बैठने की बात करता है अज्ञे। और अज्ञे जिस तरह से भाषा को लेकर नए प्रयोग करते हैं और कहीं न कहीं एक ठहराव की बात करते हैं, इसलिए लोगों ने बार बार उन पर आरोप भी लगाया कि ये तो किसान मजदूरों की बात नहीं करते, इनका साहित्य तो लोगों में ठहराव पैदा करता है, कोई समाज में परिवर्तन की बात नहीं करता है। लेकिन अज्ञे और बाद में निर्मल वर्मा में जो एक खास तरह की जो कलात्मकता है, उसका अपना एक क्षेत्र है, उससे हमारी सहमति असहमति हो सकती है। माली चौकीदारों का यह समय नहीं है। क्या बोल रहे कि माली और चौकीदार जो आते हैं ना घास को काटने के लिए, पानी पिलाने के लिए, आप शहर में देखिए बहुत सारे बागान है, बहुत सारे गार्डन है, और यहाँ बेंगलोर में तो बहुत सारे गार्डन है। तो उनको किस प्रकार से संवारना है, सजाना है, उनका सारा देख करना है, मेंटेनेंस करना है, वो सारी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंस होती है। और घास तो
अधुनातन मानव मन की भावना की तरह, यानी कि जिस प्रकार से मानव की भावना बहुत प्राचीन है, उसी तरह से घास भी प्राचीन ही है और सदियों से उगती आई है धरती पर। आगे कि घास तो उसी तरह से अधुनातन है, बहुत प्राचीन है और हमेशा बिछी रहती है। हीर यानी बहुत ही सुंदर है वो, और न्योतती यानी कि मतलब आपको बुला रही है, न्योता दे रही है, कोई आकर रोंदे, किसके लिए कि मुझे आकर रोंदे, समझ गए। मतलब हम सब घास के ऊपर पैर दे के चलते हैं, रोंदते हुए चलते हैं उसको ना, तो कह रही कि हमेशा वो लोगों को चाहती है कि लोग उसको रोंदे या लोग उसके ऊपर होके जाएं, अपना आनंद ले, सुखी सुख का अनुभव करे। इसलिए कह रही कि सदियों से वो इसी प्रकार की बहुत ही समर्पित है पूरी तरह से। आओ बैठो तनिक और सटकर, बोले थोड़ा मेरे पास सट के बैठो थोड़ा, कि हमारे बीच स्नेह भर का व्यवधान रहे। बोल रहे कि हमारे, अगर आप तुम बिल्कुल मेरे साथ बैठोगे ना, तो मतलब हल्का सा भी व्यवधान नहीं रहेगा। कहते ना कि वो हल्का भी व्यवधान नहीं चाहते हैं स्नेह के अंदर। तो ये क्या कहते हैं कि हमेशा ये उस तरह से आपको बुलाती है और बोल रहे कि तुम मेरे साथ सटकर बैठो और मुझे इतना भी व्यवधान नहीं चाहिए। धनिक हमारे बीच स्नेह भर का व्यवधान है, मतलब हल्का थोड़ी बहुत सहमति असहमति रहे बस, नहीं दरारे सब विशिष्ट जीवन की, है ना। और कहने कि हमारे बीच जो सोकोल्ड सभ्य जो जीवन है, शिष्टता की जो दरारें वो नहीं रहे, हम बिल्कुल सहज रहे एक दूसरे के साथ, है ना। कि यस सर ही बोलना है, सुबह उठ के गुड मॉर्निंग ही बोलना है, अगर नहीं बोला तो आपने मेरा अपमान कर दिया है। इस प्रकार की जो खास तौर की जो एक इलीट वर्ग की जो भाषा है, जो लाइफ स्टाइल है, जो उसकी जो शिष्टता है, शिष्टता है ना, कि हम बहुत ही इलीट है, हम बहुत ही सभ्य हैं, उन सारी चीजें की मुझे जरूरत नहीं है और मैं उस शिष्ट जीवन की दरारों से दूर रहना चाहता हूं, अपने आप को सहज और सामान्य बनाना चाहता हूं, ऐसा आगे का कहना है। चाहे बोलो चाहे धीरे धीरे बोलो, स्वागत स्वगत गुनगुनाओ। बोले कि तुम चाहे तो बोल सकते हो, चाहे धीरे धीरे बोलो, चाहे तुम अपने अंदर ही गुनगुनाओ, चाहे चुप रह जाओ, चाहे तुम बिल्कुल मत बोलो, हो प्रकृत है, लेकिन अपने अंदर मतलब प्रकृति के साथ रहो, बिल्कुल स्थिर रहो। तनो मत कटी छटी उस बाढ़ सरी की, मतलब उस बाढ़ के समान अपने आप को, मतलब तनो मत, मतलब कि ईगो में मत रहो, वो सहज रहो हमेशा। तुम चाहे मुझे बोलो चाहे मत बोलो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी जो स्वाभाविकता है, तुम्हारी जो सहजता है, उसका बना रहना, उसका अभिव्यक्त होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वह बनी रहती है, अगर वह अभिव्यक्त होती है, तो बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छी बात है। नमो खुल खुल खिलो सहज मिलो, मतलब नम्र हो जाओ, खुलकर खिल जाओ, मतलब जैसे फूल खिलता है वैसे खुल जाओ तुम, और सहज मिलो, अंत स्मित अंत संयत हरी घास से, करिए कि सहजता के साथ मिलो, अंतर मतलब अंदर की जो चमक है, अंत स्मित है अंदर की जो चमक है उसके साथ में, और अंदर का जो संयम है, अंत संयम कह रहा है। और हरी घास जिस प्रकार से सहजता के साथ मिलती है, वैसे तुम्हें मिलना है, यानी कि मीठी मीठी भाषा बोल करके, दिखावा करके, चमचा गिरी करके आपको बहुत सारे चेहरे बना करके घूमने की आवश्यकता नहीं है। जो आप है, जो आपका सहज स्वभाव है, उसी स्वभाव के तहत, उसी सहजता के साथ आपको मिलने की जरूरत है। यू नॉट मेक मैनी फेसेस एंड नॉट रिक्वायर्ड यू चेंज योर आइडेंटिटीज मैनी टाइम्स, as you simple you meet very ordinary, not present ourselves very important person like that, very egoist person, this is not good. You only like that very simple and very natural, this is telling the आज्ञे। ओके, तो आज्ञे कह रहे हैं कि आपको उस प्रकार का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्षण भर भुला सके हम नगरी की बेचैन बुदकती घट अकुलाहट, वो कह रहे कि जो नगर जीवन की व्यथा है कि फटाफट पैसा कमाना है, वो जल्दी जाना है, वो सब कुछ फास्ट, मतलब जहाँ हर चीज के केंद्र में सिर्फ धन है, पैसा है, उस सारी बुदकती गड़बड़ अकुलाहट को भूल जाए हम कुछ क्षण के लिए, और न माने उसे पलायन, और हम न माने कि हम वहां से भाग गए हैं या अपने आप को वहां से माइग्रेट कर लिया है। क्षण भर देख सके आकाश धरा दुर्वा में मेघाली, बोले कि शहर के जीवन में आपको प्रकृति के साथ जुड़ने का मौका नहीं मिलता है, इसलिए जब आप प्रकृति के पास जाते हैं तो सहजता के साथ आपको आकाश देखना है,
धरती को देखना है, दुर्वा यानी दूब वही घास को देखना है, मेघाली देखना, मेघों को देखना है, यानी कि उस आसमान को, यानी प्रकृति की जो सहजता है, प्रकृति का जो सौंदर्य है, प्रकृति की जो जिंदगी की गति है, उसको देखने और समझने की बात आगे कर रहे हैं कि आप जीवन की भागम भाग में जैसे जीना ही हम भूल गए हैं। पौधे देखना है, लता डोलती, फूल झरे पत्ते, तितली भुनगे, तितलियां भुनगे, सारे हैं, सबको देखना है। फुनगी पर पूंछ उठाकर इतराती छोटी सी चिड़िया, और जो फुनगी है ना, अपनी फुनगी उठाकर जो चिड़िया इतरा रही है उसको भी देखना है आपको। और न सहसा चोर कह उठे मन में, और उस मन का चोर कुछ कह न उठे, उसके लिए प्रकृतिवाद स्खलन है, क्योंकि युग जनवादी है। अब मैंने कहा ना आपको, ये उस दौर में जब जनवाद का दौर था, यानी मार्क्सवाद का दौर था, वामपंथ का बहुत ज्यादा समझे कि वर्चस्व था समाने में, समाज में, चिंतन में, तो उसमें आगे की वामपंथ के साथ बहुत ज्यादा असहमति थी। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ मजदूरों और किसानों पर ही नहीं लिखना चाहता, मैं एक लेखक के रूप में जीवन के हर विषय को चुनना चाहता हूँ, और मैं कोई क्रांति करने का दावा नहीं करता हूँ, क्योंकि वो क्रांतिकारी थे और वो तो पहले ही 4 साल जेल में काट के आ चुके थे, इसलिए उन्हें पता है क्रांति और समाज में परिवर्तन का रास्ता क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए। इसलिए जब जेल से बाहर निकले उसके बाद उन्होंने किस तरह से अपने आप को परिवर्तित किया, अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, और मार्क्सवाद जो हिंसा का रास्ता था उसको छोड़कर किस प्रकार से समझिए कि वो अहिंसा के रास्ते पे आ जाते। क्योंकि मैंने कहा ना, उन्होंने भगत सिंह के साथ काम किया था, तो भगत सिंह को तो 1931 में फांसी हो गई थी, आपको मालूम ही है, लाहौर की जेल में। लाहौर जो पाकिस्तान में चला गया है, क्योंकि भारत का बंटवारा हो गया है ना 1947 में। 1931 में तो भारत पाकिस्तान पाकिस्तान जैसा कुछ था भी नहीं, है ना। तो इस ऐतिहासिक तथ्य को भी हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है, और आगे की रचनात्मकता को समझने के लिए उस युग की जो पृष्ठभूमि है, जिसकी मैं बार बार बात कर रहा था, उसको समझने की हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है। कि अब यहाँ आगे जहाँ प्रकृति की बात कर रहे हैं ना, कि सबको देखने की बात, तो लोग बोलेंगे, लोग आपको कहेंगे कि फिर आपको एक तमगा लगा देंगे कि ये तो प्रकृतिवादी है, सिर्फ प्रकृति की बात करता है ना। मतलब स्खलित हो गया सब कुछ, मतलब प्रकृतिवाद की तरफ चला गया है, क्योंकि उसमें बहुत सारे वाद थे ना, प्रकृतिवाद था, मार्क्सवाद था, जनवाद था, कई सारे वाद चल रहे थे, पूंजीवाद था, है ना। तो विचारधाराओं का बहुत कहीं की वर्चस्व था, तो इसलिए आगे कह रहे हैं कि क्योंकि ये जनवादी युग है, जन की बात करने वाला है। जनवादी मतलब वो जनता की उस विचार का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो जनवाद की जो सीमा रेखा की, जो इसको विचार को मानेगा वही लेखक है, वही प्रगतिशील है, वही समाज की बात कर रहा है। तो इस तरह की स्पेसिफाइड जो सीमा रेखा है, आगे कहीं के उसके लिए मना करते हुए या करते हुए नजर आते हैं। और वो कहते हैं कि लेखक तो स्वतंत्र होता है, उसे किसी भी एक खास तरह की विचारधारा में बंधने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो खास तरह की विचारधारा में बंध जाएगा तो फिर उसकी भी एक सीमा रेखा हो जाएगी, फिर वहां पर वो नया प्रयोग करना चाहे, कुछ अलग तरह से अपनी बात कहना चाहे, तब उसे अपनी वह बात कहने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए वो व्यक्ति की स्वतंत्रता और लेखक की स्वतंत्रता की बात हमेशा अपनी रचनात्मक दुनिया में करते हैं और लेखन में भी करते हैं। और वो जनवाद या जो मार्क्सवाद था उस समय, या मार्क्सवाद की जो सीमा रेखा थी कि इस खास तरह के पैरामीटर के आधार पर ही आपको लिखना होगा, कि पार्टी ने जो बता दिया उसी हिसाब से आपको कविता लिखनी है, कहानी लिखनी है, या बाकी सारी चीजें लिखनी है। तो अज्ञे ने इन सारी चीजों को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, यहाँ इसी बात को बता रहे हो। क्षण पर हम न रहे रह कर भी, वो कह रहे कि कुछ क्षण के लिए हम अपने आप को ही भूल जाएं, सुने गूंजे भीतर के सुने सन्नाटे में, और अपने भीतर का जो सन्नाटा है उसकी गूंजे, उसकी आवाजें सुने कि हमारे अंदर से क्या आवाज आ रही है। ये बात अज्ञे बोल रहे हैं। किसी दूर सागर की लोन लहर की, और कोई सागर दूसरा दूर है, उसकी लोन लहरें आ रही है, उसकी लहरों की जो लय है उसको सुने। जिसकी छाती को हम दोनों, छोटी सी सिरण है जिसकी छाती की हम दोनों सी, और जिसकी छाती की, और जिसकी जो छाती है उसमें हम दोनों की, जिससे माना कि मतलब कुछ सिहरन पैदा कर रहा है वो। जैसे सीपी सदा सुना करती, जिस प्रकार जो सीपी जो होती है ना, आप जानते हैं सीपी के अंदर क्या होता है, मोती पैदा होता है ना। तो सीपी जिस प्रकार से समुद्र में रहकर सुना करती है, वैसे ही हमें भी सुनने की आवश्यकता है। सीपी ये वाला सीपी नहीं है, वो सीपी जो कनाट प्लेस बोलते हैं वो नहीं है, ये सीपी है। क्षण भर लय हो मैं भी तुम भी, और न सिमटे सोच की हमने अपने से भी बड़ा किसी
भी अपर को क्यों माना, है ना। क्या बोले कि क्षण भर हम भी लय में डूब जाएं और मैं भी तुम भी, और सिमट जाएं, और हम ये नहीं सोचें कि हमने किसी को बड़ा मान लिया, अपने से ऊपर मान लिया है। इस प्रकार का विचार हमें दिमाग में नहीं लाना है। क्षण भर अनायास हम याद करें तीरती नाव नदी में। वो कह रहे कि मतलब कुछ पुरानी यादें याद करें बचपन की, कि कोई नाव नदी में तैर रही है, धूले भरे पथ पर आषाढ़ की भभक और धूल से भरा हुआ रास्ता है, और आषाढ़ मास की जो बारिश होती है, पता नहीं उसमें तो बारिश शुरू होती है ना, तो जब जो कच्चा रास्ता होता है ना, वहाँ पे जो धूल होती है उस पर जो बारिश की बूंदें गिरती है तो अलग तरह की भाव उठती है। आपने कच्चे रास्ते देखे होंगे तो पता होगा। आजकल तो कच्चे रास्ते कहाँ मिलते, सब तरफ सड़कें ही सड़कें बन गई है। तो जो कच्चा रास्ता होता है जिसमें बहुत सारी धूल पड़ी होती है, हम लोग बचपन में जब स्कूल जाते थे ना, तो हमारे रास्ते बड़े कच्चे ही हुआ करते थे, तो हमारे पैर तो हमेशा धूल में ही रहते थे, हमेशा फटे हुए रहते थे, और उसमें चप्पल पहनने का कुछ हुनर नहीं, मतलब कुछ पता नहीं था क्या पहनना है कि नहीं पहनना। अब बहुत कुछ बदल चुका है ना। और हम सरकारी स्कूल में ही पढ़ते थे भाई, उसमें प्राइवेट स्कूल का बोलबाला नहीं था। आज तो गली गली में हर जगह प्राइवेट ही प्राइवेट स्कूल है, और शिक्षा का जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हुआ है, आप कल्पना कीजिए कि हमारे लिए कितना बड़ा तोहफा हो सकता है, कितनी बड़ी समस्या होने जा रही है। आप इसकी कल्पना नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप एजुकेशन नहीं अर्जित कर सकते हैं। और जिस तरह से इसको बिजनेस के रूप में, व्यापार में कन्वर्ट किया है, आप सोच नहीं सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। झील में साथ तैरना, और बोले कि झील में जो साथ साथ तैरते थे बचपन में कभी कहीं कोई नहाने के लिए तालाब में, आपने तो पता होगा आपको ना, कि झील में साथ साथ तैरना क्या होता है। हंसी अकारण खड़े महावट की छाया में, और हंसते हुए रहे, और महावट यानी कि जो बेनियान, जो बरगद का वृक्ष है, वहां पे जाकर के हमने छाया में बैठे हुए। बदन घाम से लाल, स्वेद से जमी अलग लट, और वदन घाम से मतलब बदन की तरह मतलब लाल है, और स्वेद यानी पसीने से जमी अलग लट, और जो हमारा पसीना हो गया किस प्रकार से बाल इधर जम गए, सब चिपक गए सारे तरह से, वो स्थिति। चीड़ों का वन है ना, चीड़ों पर चांदनी, आपको पता है ना, निर्मल वर्मा की किताब का नाम है। चीड़ एक वृक्ष पेड़ का नाम है। साथ साथ दुलते चलते दो घोड़े। आइए 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 आइए।